बिल्कुल, मैं अभी आऊँगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के एमडी हैं, लेकिन उससे पहले राजीव सर आपसे एक सवाल और कि इन सारे पॉजिटिव इंडिकेटर को आपने देखा, अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब थे, उन्होंने भी पॉजिटिव इंडिकेटर बताए, लेकिन जो आंकड़े अभी सरकार की तरफ से निकाले गए हैं, उसमें अभी भी जो कंजम्पशन है या फिर डिमांड है, वो खास तौर से अर्बन इलाकों में अभी भी थोड़ा सा सबड्यूड है, मतलब उस तरीके से बहुत उत्साह वहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये कंसर्न अभी भी है और इस कैसे दूर होगा, इसके कोई संकेत अभी मिल नहीं रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता राजीव जी? इसमें ये बात है कि हमारा पोस्ट कोविड पीरियड था, उसमें अर्बन डिमांड का एक्सप्लोजन हुआ था बिल्कुल, क्योंकि बल्कि सप्रेस डिमांड थी, बहुत तेजी से बहुत बढ़ी थी। और उस तेजी से उसको बढ़ते रहना मेरे ख्याल में असंभव ही था, तो इसलिए वो थोड़ा धीरा हो गई है। पर ये हीरानंदानी जी जरूर बताएंगे कि रियल एस्टेट में वो डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। अभी मैं हाल में ही एक फैमिली अवार्ड फंक्शन में था, या सीएनबीसी का जो रियल एस्टेट अवार्ड था उसमें था। उसमें सब जगह से ये सूचना आ रही है कि रियल एस्टेट की जो है वो मांग फिर से बढ़ रही है, प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अर्बन डिमांड भी अब थोड़ा सुदृढ़ होने लगी है। ये आखिरी चीज में ये कि जो वेज ग्रोथ है वो उतनी नहीं है अभी भी अर्बन में जितनी होना चाहिए, जिससे कि डिमांड और बढ़े। तो ये जो, और खास तौर से इसीलिए मनीष अग्रवाल जैसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में इट इज नॉट एन अनएम्प्लॉयमेंट बट अ वेजेस प्रॉब्लम। तो अगर वो वेज लेवल हमारे बढ़ जाएंगे, और जो कि पीएलएफएस दिखाता है कि बढ़ रहे हैं, और उसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से अर्बन अर्बन डिमांड में भी जो है वो जरूर दृढ़ता आएगी और अर्बन डिमांड भी आगे बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आप ही के सवाल को लेके हीरानंदानी साहब के पास जाऊंगा। आपको इस बात का एहसास अब मिल रहा है क्या कि अब वाकई ग्रोथ डिमांड कह सकते हैं कि अर्बन डिमांड अब पिक करना शुरू कर दिया है? क्योंकि आप ऐसे सेक्टर से जहां पे हर सेक्टर में डिमांड बढ़ता है तो आपको एहसास होने लग जाता है, तो उसका एहसास होने लगा क्या? और दूसरा, जो वेज ग्रोथ की बात राजीव कुमार जी ने कहा अभी, वो कितना बड़ा कंसर्न है? राजीव कुमार साहब ने जो अभी कहा वो बहुत सही है। हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड की इंक्रीज हम समझते हैं कि लगभग 12 to 14% आप देख रहे हैं, और उसके कारण भी मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले इलेक्शन रहे, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में हुए, और आज की तारीख पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हाईवेज के हैं, कुछ बीच में कम हो गए थे और फिर उनको शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में ये इलेक्शन के कारण काफी पेमेंट्स नहीं हुई है, और उसके कारण भी कुछ स्लो डाउन दिख रहा था। अभी ये नई सरकार आ गई है तो मेरे अंदाज से ये भी फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात रही, लोग उम्मीद रख रहे थे कि कुछ ब्याज में इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो मेरे अंदाज से काफी जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें जो कम हुआ है, आरबीआई भी काफी कठोर रहा है कि आप जो इंडिविजुअल क्रेडिट है, एनबीएफसी जो भी हैं करते हैं, उनको आप पैसे कम दीजिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने भी कुछ टाइटनेस कर दीजिए। तो ये 2-3 जो बातें साथ साथ में हुई, उसके कारण शायद जो जीडीपी के ग्रोथ है उसमें कुछ कम हुआ है। लेकिन मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपके जो आंकड़े आएंगे रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन के जो आएंगे, वो काफी ऊपर होंगे। आपको चौंक जाएंगे कि ये कितना इंक्रीज हो गया है। आज की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट्स अब मार्केट में उतर रहे हैं वो सब सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। कुछ भाव थोड़े कम हुए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी है वो शायद आप चौंक जाएंगे। दिल्ली का आपको डीएलएफ के बारे में तो आया था, अभी यहाँ बॉम्बे में भी अब हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो रिलीज हो गए उसमें भी काफी डिमांड चौंका जाया, और 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम सब बातें में आज सेल कंप्लीट आ गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये ओवरऑल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी हुई है, लेकिन वहां भी आप देखा जाए तो ओवरऑल जो कैपेसिटी जो है, मोस्ट कंपनीज की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50, 70, 80% तक आ चुकी है। तो दैट इज अ टाइम फॉर ग्रोथ। बट यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब तक इसको ब्याज को कम नहीं करेंगे, मेरे अंदाज से जो ग्रोथ स्टोरी हम कर सकते हैं वो नहीं होने वाला। तो ये
ये एक और देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY स्कीम, यहाँ 1 करोड़ घर अर्बन में और 2 करोड़ रूरल में अनाउंस किया। वहां 1.5% राहत देंगे 10 साल के ऊपर, और ओवरऑल 60,000 करोड़ की ओवरऑल स्कीम अनाउंस हो चुके हैं, और वो अब मार्केट में पैसे आएंगे। तो मेरे अंदाज से ये ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी देखेंगे। मेरे अंदाज से वापस हमारे 7.5% जो बोलते हैं उसके वहां जाएंगे। ये 4.5 5.2 जो अभी हुआ है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं दिखेगा। बिल्कुल हीरानंदानी साहब, आप तो एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिए जिसको मैं शो के आखिरी हिस्से में ले जाना चाहता था। वो था रिजर्व बैंक के ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसी सवाल को लेकर मैं राजीव कुमार सर के पास जाऊंगा। राजीव सर, क्या लगता है कि अब इस हालात पे कई सारे इंडिकेटर हैं जो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन जब हम 7% और रिजर्व बैंक खुद 7.2% ग्रोथ का अनुमान दे चुका है, और ऐसे में आपको लगता है 5.4% आने के बाद अब रिजर्व बैंक के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दरकिनार करे, क्योंकि वैसे भी सारे आइटम में इन्फ्लेशन है नहीं, अब वो कुछ पॉलिसी सपोर्ट दे ताकि ग्रोथ ज़्यादा तेजी से हो और मेकअप कर ले बाकी क्वार्टर में? लक्ष्मण, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तो रिजर्व बैंक पर थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है, प्रेशर भी बढ़ गया है। और अगर उसमें एक आंकड़ा जो अभी इसमें देखा गया है कि इस क्वार्टर में बैंक की क्रेडिट ग्रोथ कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। तो इसकी वजह से मतलब ये कि क्रेडिट ग्रोथ कम होना, ये पहले ये सूरत नहीं थी। पहले था कि क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए लोगों को डिपॉजिट की परेशानी थी कि डिपॉजिट नहीं आएंगे। तो उसमें ये बात थी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर रखे तो डिपॉजिट और बढ़ेंगे वगैरह, मगर अब वो सूरत बदल गई है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, मेरा अपना मानना ये है कि जो इन्फ्लेशन की वजह है आज हमारे मुल्क में, वो डिमांड प्रेशर नहीं है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं। कि मतलब कि फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी या किसी वेजिटेबल्स की कमी, जो वगैरह, जो ये सारी सप्लाई साइड की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। अधिकतर वो आपको दिखता है फूड इन्फ्लेशन में, अगर उसको आप हटा दें और कोर इन्फ्लेशन देखें तो काफ़ी कम है। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाए रखने से, मॉनेटरी कंडीशन टाइट रखने से नहीं सॉल्व होती हैं। वो तो डिमांड साइड की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है। डिमांड जो है वो तो आप देख रहे हैं कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो बहुत मॉडरेट हो गई है, वो नहीं आगे बढ़ रही है। और खास अगर और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं बढ़ रही है तो इसलिए जाहिर है कि उसको खर्चा करने के लिए जो है वो एक्सपेंशन होना चाहिए और लूज मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए बनिस्बत की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। तो मेरे ख्याल में लबोलुआब ये है कि अब समय आ गया है कि जो अब दिसंबर की मीटिंग हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें जो एक्सटर्नल मेंबर्स कह रहे हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए, और इंटरेस्ट रेट की कटौती करने की बात अब होनी ही चाहिए। कटौती इस समय दिसंबर में, और उसको मार्च तक या फरवरी तक डिले करने की मेरे ख्याल में तो इस समय दरकार नहीं है। बिल्कुल राजीव कुमार जी, एक सवाल और बनता है कि रिजर्व बैंक के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो कैपेक्स डाउन हुआ है, सरकार की तरफ से भी कैपेक्स ग्रोथ गिरा है, इस पर सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो सवाल आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन इससे पहले माधवी अरोड़ा से पूछ लेता हूं। माधवी, एक आम राय निकल करके सामने आ रही है, हीरानंदानी साहब हों या राजीव कुमार जी हों, दोनों लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक को अब समय आ गया है कि अब ग्रोथ पर फोकस करे, और ग्रोथ को अगर तुरंत इमीडिएट कोई पुश दे सकता है तो वो है रिजर्व बैंक, अपने रेट को कम करके या फिर लिक्विडिटी बढ़ा करके। आप लोगों का क्या मानना है? तो क्लियरली आरबीआई थोड़ा ज्यादा एस्टिमेट कर रहा था ग्रोथ को। पिछले 1 साल से हम लोग काफी लो थे ग्रोथ में, हमारा अपना फोकस 6.5% था। ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग एनविसाज कर रहे थे कि द कंजम्पशन इन अर्बन सेक्टर इज लाइकली टू स्लो डाउन गिवन द वे द अर्बन वेजेस वर स्लोइंग, एंड इट हैज प्लेड आउट स्पेसिफिकली द लास्ट 6 months और सो। और उसका काफी रीजन ये भी था कि आरबीआई ने आज जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइट किए हैं, दैट हैज क्लियरली हिट द कंजम्पशन। एट द सेम टाइम जब अर्बन इनकम प्रोफाइल भी थोड़ा सा कम हो गया है। एज आई वाज सेइंग कि अर्बन वेजेस ऑन अ रियल बेसिस आर नाउ प्रोबेबली ग्रोइंग लेस देन 3% वर्सेस से 8-9% on an average in the pre-COVID period. तो कॉन्कॉक्शन ऑफ 2 or 3 थिंग्स ऑफ विच आरबीआई का काफी रोल रहा है, जहाँ पे उसने जो लेवरेजिंग हो रहा था उसे काफी और टाइटन किया फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। तो मेरे ख्याल से रेट कट से ज्यादा आरबीआई
और हायर रिलेटिवली हायर रेट से ज्यादा आरबीआई का कंट्रीब्यूशन रहा है नेट फाइनेंशियल लेंडिंग्स को टाइटन करने का, which has basically led to much lower unsecured lending or personal loan growth in general. I think apart from cutting rate, whenever RBI starts to commence the rate cut cycle, I think उनको थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा रेगुलेटरी नॉर्म्स को भी, जहाँ पे थोड़ा रिस्क टेकिंग abilities of banks as well as NBFCs could actually increase to ensure that some kind of a household leveraging or credit offtake is still there in the system, because इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो ही है. तो मेरे ख्याल से थोड़ा वहां से टाइटनिंग ज्यादा हो गया था. रेट कट क्लियरली समवेयर इट इज रिक्वायर्ड, बट आई एम नॉट श्योर कितना डीप साइकिल होगा रेट कट का, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल अ वरी एट दिस पॉइंट इन टाइम. और फूड इन्फ्लेशन इस बार जरा ड्रैग हो गया है. जनरली नवंबर मंथ में आप वेजिटेबल प्राइसेस का इतना हाई इतना महंगाई नहीं देखते हैं इन पेरिशेबल गुड्स. वो काफी ज्यादा हिट करेगा आरबीआई के फोकस को. तो प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैगफ्लेशनरी इशू आ गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल sticky. In fact, it's gone up. In fact, अभी भी मैं मंडी प्राइसेस देख रही हूँ तो फूड इन्फ्लेशन इज अ बिग वरी. ऑन द अदर हैंड आपका ग्रोथ स्टोरी अब थोड़ा टेपर हो गया है. आरबीआई तो 7% के ऊपर काफी लंबे समय से फोकस करके रखा था. क्लियरली अब उनसे अगले हफ्ते जब वो मिलेंगे, when the RBI meets for its policy, they will clearly be cutting their growth forecast. Will that lead to an immediate rate cut? I'm not sure, but definitely it is adding a new layer of discussion within the RBI, that their reaction function has to now sort of accept the fact that they were looking at a much higher growth story than was the case. तो क्लियरली प्रेशराइज करता है आरबीआई को. इमीडिएटली होगा कि नहीं रेट कट मुझे पता नहीं, मगर शायद रेगुलेटरी नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग दबाव बनेगा. हाँ बिल्कुल. ये रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है लेंडिंग पैटर्न को लेके ये एक बड़ा मुद्दा रहा है. पिछले कई क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ समय समय पे